दिल्ली की कमान 20 फरवरी 2025 को एक नई सीएम यानी कि एक महिला सीएम के हाथ में आ चुकी थी। क्या एक महिला को सीएम बनाना मोदी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या फिर एक ब्लंडर? यह आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। एक ऐसी मुख्यमंत्री जिसके पास राजनीति से जुड़ा बहुत बड़ा इतिहास है पर कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बीजेपी ने पहली बार बनी एमएलए को एक मुख्यमंत्री की उपाधि दे दी। आए दिन रेखा गुप्ता के बयान ये साबित कर देते हैं कि दिल्ली ने किसी गलत सीएम को चुन लिया है। कभी वो बयान देते हुए कहती हैं कि हम अपने एक मंत्री को भेजते हैं कूड़े के पहाड़ पर और उस कूड़े के पहाड़ से कहते हैं कि तुझे जाना पड़ेगा। और कभी उनका वीडियो वायरल होता है ये बताते हुए कि उन्हें हाइब्रिड और छुट्टी के बीच का अंतर ही नहीं पता है। और कभी ईवीएम हैक के बारे में उनसे सवाल किया जाता है तो उस पर एक अनसुलझा जवाब दिया जाता है। जब तक 70 साल से वो कर रहे थे ईवीएम हैक तो कुछ नहीं हो रहा था, हमने कर लिया तो बुरा लग गया। ये सही है मामला। और अभी हाल ही में अपने भाषण में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सुभाष पैलेस बोल देती हैं। एक महान स्वतंत्रता सेनानी, देश के योद्धा नेताजी सुभाष पैलेस। और अभी हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट ने लकड़ी और कोयले से जलने वाले तंदूर को बैन कर दिया है, जो कि पॉल्यूशन में उतना ही योगदान दे रहा था जितना कि एयर प्यूरिफायर को खुले में रख के चलाना, यानी कि ना के बराबर। दिल्ली वालों को ये गवर्नमेंट एक फेल गवर्नमेंट दिखाई दे रही है। हालांकि दिल्ली में अभी बीजेपी सरकार को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, पर ऐसा दिखाई दे रहा है ये जनता के दिलों से यानी कि वोटिंग लिस्ट से निकलती जा रही है। क्या जनता ने दिल्ली में बीजेपी को जिताकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है या फिर कारण कुछ और है? चलो थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आम आदमी पार्टी से मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल दिल्ली में 3 बार मुख्यमंत्री बनते हैं, जिसमें कि पहला कार्यकाल उनका सिर्फ 49 दिनों का होता है और उसके बाद वो 2 बार 5-5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनते हैं। उनके इस कार्यकाल में केजरीवाल ने जनता से बहुत सारे वादे किए। मैंने डिस्क्रिप्शन में आम आदमी पार्टी के 2014 का मैनिफेस्टो दे दिया है, अगर आप जानने के इच्छुक हो तो उसे पढ़ सकते हो। जनता को केजरीवाल का काम और उनकी नीयत दोनों पसंद आती हैं, जिस कारण वो एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अरविंद केजरीवाल ने अपने 10 साल के कार्यक्रम में काफी सारे काम किए और काफी सारे कामों में जनता को मैनिपुलेट भी किया। दिल्ली का चुनाव लड़ा था, मैंने प्रॉमिस किया था दिल्ली वालों को कि अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा और अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। उसमें सबसे बड़े 2 काम थे, एक यमुना की सफाई और एक दिल्ली का बढ़ता पोल्यूशन को सर्दियों में पोल्यूशन को कम करने के लिए एक 15 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान बनाया। पहला पॉइंट है कि हमने 13 हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहां पोल्यूशन ज्यादा होता है। एक समय था जब अरविंद केजरीवाल सीधा मोदी को चैलेंज करते थे कि आप इस जन्म में तो दिल्ली को जीत नहीं पाओगे, आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूँ, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को, आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली। पर शराब घोटाले में जेल जाने के बाद में जनता का रुख सीधा का सीधा बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया। अरविंद केजरीवाल को अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद आतिशी को कुछ समय के लिए दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। 5 फरवरी 2025 को दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होते हैं, जिसमें कि 60.54% लोग वोट करते हैं। शायद इस बार लग रहा था कि मोदी ने दिल्ली के इलेक्शन को बहुत सीरियसली लिया है। वो दिल्ली में जमकर रैलियां करते हैं, जमकर एडवर्टाइजमेंट करते हैं और वो वादे जो केजरीवाल सरकार नहीं कर पाई थी, उन वादों को पूरा करने की मोदी गारंटी लेते हैं। जब दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी, जो भी वादे आपको किए गए हैं वो सारे के सारे वादे समय सीमा में पूरे किए जाएंगे। ये मोदी की गारंटी है। फिर क्या था, 8 फरवरी 2025 को रिजल्ट आता है
और रिजल्ट में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि मोदी की गारंटी पर दिल्ली की जनता ने भरोसा कर लिया है। 70 में से 48 सीटों पर बीजेपी ने विजय प्राप्त करी और फुल बहुमत के साथ दिल्ली में बीजेपी सरकार बन चुकी थी। और अब प्रॉब्लम ये थी कि बीजेपी के पास दिल्ली में सीएम बनाने के लिए कोई खास चेहरा नहीं था। कुछ न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार रेखा गुप्ता, जो बीजेपी में 20 से 25 साल पहले जुड़ी थी, बीजेपी उनको सीएम बनाने का फैसला लेती है। आगे बढ़ने से पहले हम रेखा गुप्ता के बारे में कुछ बेसिक डिटेल जान लेते हैं। रेखा गुप्ता का जन्म 19 जुलाई 1974 को हरियाणा के जिंद जिले में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई दौलत राम कॉलेज से की और उसके बाद उन्होंने LLB भी की। उन्होंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स से अपने करियर की शुरुआत करी। वो ABVP से जुड़ी और उसके बाद 1996 और 7 में डूसू की अध्यक्ष भी रही। इसके बाद वो स्थानीय राजनीति में कदम रखती हैं और 3 बार काउंसलर बनती हैं। वो 2007 में पहली बार काउंसलर बनी थी। समय के साथ साथ रेखा गुप्ता को भारतीय जनता पार्टी में कई अन्य जिम्मेदारियां दी गई, जैसे कि महिला मोर्चा में वो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट रही। वो 2022 में SDMC में मेयर के पद के लिए चुनाव लड़ती हैं और उसमें वो हार जाती है। और फाइनली 2025 में वो शालीमार बाग की सीट से विधानसभा चुनाव लड़ती है और वो पूरे 29,595 वोटों से जीत जाती है। और उसके बाद 20 फरवरी 2025 को वह मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेती है। अगर हम दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो ये अभी तक की चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी हमारी महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। दिल्ली की जनता ने बीजेपी को इस बार इसलिए चुना था क्योंकि वो अधूरे काम जो केजरीवाल नहीं कर पाए उसे वो पूरा होता हुआ देखना चाहते थे, जिसमें शामिल है 2500 रुपए की आर्थिक मदद हर गरीब महिला को प्रति महीना, 21,000 रुपए की आर्थिक मदद और 6 पोषण किट हर गर्भवती महिलाओं को, 500 रुपए में LPG सिलेंडर हर गरीब परिवार की महिलाओं को, होली और दिवाली पर एक सिलेंडर फ्री। पहली कैबिनेट बैठक में आयुष्मान भारत योजना लागू करेंगे। 5 लाख तक का मुफ्त इलाज केंद्र सरकार द्वारा, 25 लाख तक का अतिरिक्त मुफ्त इलाज राज्य सरकार द्वारा, 10 लाख तक का मुफ्त इलाज सभी वरिष्ठ नागरिकों को एवं निःशुल्क OPD चिकित्सा और डायग्नोस्टिक सेवा भी। वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन 2000 से बढ़ाकर 2500 की जाएगी और 70 साल से अधिक वरिष्ठ नागरिकों जैसे कि विधवाओं, बेसहारा और परित्यक्त महिलाओं की पेंशन 2500 से 3000 की जाएगी। 100 अटल कैंटीन खोली जाएंगी जिसमें मात्र 5 रुपए में पौष्टिक भोजन मिलेगा। दिल्ली में भाजपा सरकार बनने पर मौजूदा कल्याणकारी योजना रहेंगी जारी। इन योजनाओं को और अधिक प्रभावी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे और सबसे बड़ा मुद्दा यमुना की सफाई करवाएंगे। मैं आपको चौथे उपहार के रूप में ये कहना चाहती हूँ कि माँ यमुना का जो अविरल रूप है वो आपको समय के साथ बेहतर, सुंदर और बेहतर दिखाई देना शुरू होगा। महोदय, जिस दिन दिल्ली चुनाव का परिणाम आया था उसी दिन प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि संकल्प पत्र में यमुना जी को साफ करने का वायदा दिल्ली सरकार के लिए सबसे पहली प्राथमिकता होगी। देखिए, यमुना सफाई रेखा गुप्ता ने आते ही काम शुरू किए जैसे हर सरकार करती है। बीजेपी सरकार के 100 दिन कंप्लीट होते हैं और वो उसे बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। वो अनुपम खेर को 100 दिनों में अचीव किए सारे काम गिनाती हैं और ये भी बताती है कि फ्यूचर में क्या क्या काम होने वाले हैं। हम जाते हैं कड़ी धूप में, आंधी में, तूफान में, जाके वहाँ खड़े होते हैं, लोगों के बीच में महसूस करते हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं, उनकी समस्या क्या है, हमें काम क्या करना है। और एक एक क्षण जो इन 100 दिनों का है, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकती हूँ जनता के हित में और ऐसी नीतियां बनाने में हमारा समय लगा है जो दिल्ली की बेहतरी के लिए हो। अगर आपको याद हो तो बीजेपी ने कहा था जहां झुग्गी वहां मकान। ने ठान ली, जहां झुग्गी है, झोपड़ी है, गरीब हैं, उनको अपना पक्का मकान देना है। रेखा गुप्ता खुद कहती हैं कि दिल्ली में कोई झुग्गी तब तक नहीं टूटेगी जब तक कि उनको एक पक्का मकान नहीं दिया जाएगा। इसलिए हमने बिल्कुल सख्त दिशा निर्देश दिए हैं कि कोई भी एजेंसी हो, ये कह दिया गया है कि किसी झुग्गी को तोड़ने के लिए जाए ना। सरकार जब तक उन्हें पक्के मकान ना दे ले तब तक हम नहीं चाहते कि किसी के भी करहाने की आवाज हमारे कानों तक आए। और ग्राउंड रियलिटी किसी से छुपी नहीं है। जब जो है चुनाव का टाइम था तो इस देश के प्रधानमंत्री ने छाती ठोक कर कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तब नहीं उसे यह अतिक्रमण नजर आया। मकान तो दिए जा रहे हैं ना। अरे मकान कितने दिए जा रहे हैं? 1,25,000
मकान तोड़े जाएंगे, जिसमें से 10,000 मकान तोड़ दिए कितने 700, और वो भी कहाँ 50 किलोमीटर दूर बवाना। न वहाँ पर पीने का पानी, न वहाँ स्कूल, न वहाँ चिकित्सालय और न वहाँ रोजगार का कोई साधन। ऐसी जगह जाकर के कौन रहेगा बताइए। झुग्गी टूटी तो सही, पर बदले में पक्का मकान नहीं, सिर्फ आंसू मिले। दिल्ली सरकार ने झुग्गियों को तोड़ा, जो कि एक बहुत अच्छा मूव था, क्योंकि किसी भी शहर को विकास करने के लिए अवैध जगह को साफ करना ही होता है। पर इसमें क्या आपको पता है कि कितने लोगों ने अपने जीवन भर की कमाई उसमें लगाई हुई थी, एक मकान को घर बनाया था, और अगले दिन उनको पता चलता है कि आज से ये घर नहीं एक खंडर बनने वाला है। लोग अपना घर टूटने के बाद अपनी भावनाओं को बयां करने से रोक नहीं पाते हैं। बुलडोजर है तेरा, 1-2 ही नहीं। यहाँ इतना गर्मी में हम मर जा रहे हैं, हम डर ही नहीं सकते बेटा। हम लोग गरीब बंदे कहाँ जाएंगे? हमारा 2 साल का बच्चा है, कैसे सोएगा बताओ? इसलिए कल रात को सारा रात बाहर सोया, बच्चा रो रहा है, क्या करूं? मोदी कहते थे जहाँ झुग्गी वहीं मकान, मगर उन्होंने तो ऐसा करा जहाँ झुग्गी वहीं बंटे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद गारंटी ली थी, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। तो क्या हुआ उस गारंटी का? क्या इसे मोदी की गारंटी के बजाय विश्वासघात कहा जाए तो वो ज्यादा बेहतर लगे? मेरा दिल्ली गवर्नमेंट से यही सवाल है कि आपने कितने मकानों पर बुलडोजर चलवाया, कितनों को मुआवजा मिला और कितनों को पक्के मकान मिले? मैंने बहुत कोशिश की ढूंढने की, पर मुझे कोई ऑफिशियल डेटा नहीं मिला। आम आदमी पार्टी द्वारा बनाए गए मोहल्ला क्लिनिक, जो कि एक बेसिक मेडिकेयर फैसिलिटीज देते थे, जिसका बीजेपी के नेताओं ने जमकर मजाक बनाया, और अब दिल्ली में बीजेपी सरकार आने के बाद वो मोहल्ला क्लिनिक को बदलकर आरोग्य मंदिर बनाए जा रहे हैं, जो कि वही बेसिक मेडिकेयर फैसिलिटीज देंगे जो आम आदमी पार्टी दे रही थी। और इसके बाद आती है दिवाली, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखों पर बैन हटा दिया था, यानी कि आप ग्रीन पटाखे जला सकते हो। पर यह बात किसी से नहीं छुपी कि ग्रीन पटाखों की परमिशन के बावजूद येलो, रेड, ब्लैक, यानी कि वो पटाखे जिन पर बैन था वो सभी जलाए। और इसके बाद शुरू होता है असली जोर। सपोज मैं आपको एक कमरे में बंद कर देता हूँ जिसके अंदर बहुत सारा स्मोक है, और एक कमरा जिसके अंदर बिल्कुल भी स्मोक नहीं है, और मैं आपसे ये कहता हूँ कि जो बिल्कुल क्लीन कमरा है उसका AQI है 300+, और जिसके अंदर स्मोक है उसका AQI है 10। तो हो सकता है कि आप मुझे बेवकूफ के अलावा कुछ और ना समझो। ऐसे ही पूरी दिल्ली की जनता को दिखाई देता है कि इस बार पॉल्यूशन पहले से कहीं ज्यादा है, पर दिल्ली गवर्नमेंट इसको मानने को तैयार नहीं होती है कि पॉल्यूशन पिछली बार से ज्यादा है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, उनके गले में चुभन होती है, और वो खांस कर परेशान हो जाते हैं। पर हमें एक डेटा दिखाया जाता है जिसके अंदर ये दिखाई दे रहा है कि पिछली बार से पॉल्यूशन इस बार बहुत कम है, और इस डेटा को तैयार करने में दिल्ली सरकार कड़ी मेहनत करती है। वो AQI सेंटर पर वाटर स्प्रिंकलर का छिड़काव करवाती है, जिससे कि सारा डस्ट जमीन पर बैठ जाए और वहाँ का AQI कम आए, ताकि हम जनता को ये बता सकें कि इस बार का पॉल्यूशन पिछली बार से कम है, यानी कि हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। हम लोग इस वक्त ISBT आनंद विहार के पास हैं, और ये MCD के ट्रक आप देखिए गोल गोल घूम रहे हैं। ये लगातार सुबह से लेकर शाम तक, रात से लेकर सुबह तक इसी तरीके से यहाँ पे पानी का छिड़काव कर रहे हैं। आप देखिए ध्यान से, सिर्फ ये गोल गोल घूम रहे हैं। आपने दुनिया में ऐसा कहीं नहीं देखा होगा ऐसा चमत्कार कि 100 मीटर भी नहीं है, ये तो मुझे लग रहा है कि 30 मीटर का एरिया है। 30 मीटर के एरिया में ये 2 ट्रक, अब देखिए तीसरा ट्रक भी आ गया है। ये लगातार आधा दर्जन ट्रक इस एरिया में घूम रहे हैं। और क्यों घूम रहे हैं मैं दिखाता हूँ पीछे। ये देखिए, ये है सरकार का मॉनिटरिंग स्टेशन, ये सरकार का पोल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन है। इसको जूम करके दिखाना। जनता को मूर्ख समझना बंद करें। एक साफ हवा जिसे लेने का अधिकार हर किसी को है, पर हमारी गवर्नमेंट इसे एक फैसिलिटीज की तरह बेच रही है। और अगर हम इस साफ हवा के लिए आवाज उठाते हैं तो इसके लिए हमें लाठी डंडों से पीटा जाता है। हर बार सर्दियों में यही प्रॉब्लम होती है। But again, police made arrests, forcing dozens of demonstrators onto buses. The reality is that imagine we don't even know how polluted the air is. Most of the air quality monitors are not working. Air quality monitors actually is being manipulated. So largely, rather than managing pollution, what the government is doing is managing or manipulating its perception or
image in that sense. People are gasping for breath. लोगों का कसूर बस यही होता है कि वो एक साफ हवा की डिमांड कर रहे हैं। इस बात पर मुझे एक पंक्ति याद आती है, जब हवा जहरीली हो और सवाल सड़कों पर उतर आए तो सरकार मास्क नहीं लाठियां बांटती है। मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं दिल्ली गवर्नमेंट से पूछना चाहूंगा। हम सभी को पता है पॉल्यूशन एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है और उसी के अंदर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी शांतिपूर्वक, और उन पर पुलिस फोर्स का यूज क्यों किया जाता है? क्या हेल्थ से जुड़ा हुआ प्रोटेस्ट लॉ एंड ऑर्डर को खराब कर रहा है? जब हवा एक जहर बन चुकी हो और बच्चे और बेजुबान की सेहत खतरे में हो तो उस केस में हमें परमिशन लेनी चाहिए कि हमें यहाँ प्रोटेस्ट करना है या फिर यहाँ करना है, या फिर हमें अपनी जान बचाने की आवाज उठानी चाहिए। चलो मान लो अगर पॉल्यूशन के खिलाफ प्रोटेस्ट करना गलत है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर सत्ता में आप लोगों को हम लोगों ने बिठाया है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। पॉल्यूशन का मुद्दा एक बार फिर से जोर पकड़ता है जब छठ आती है। बीजेपी सरकार कहती है कि हमने यमुना की सफाई कर दी है। सालों बाद यमुना किनारे इस बार छठ मनाई जाएगी, पर विपक्ष कुछ और दिखाता है। हम वासुदेव घाट पे खड़े हैं। वासुदेव घाट को यमुना से अलग किया गया है और बीच में आप देखिए मिट्टी की एक बाउंड्री बनाई गई है, तो आप साफ देख सकते हैं कि यमुना अलग है। दूर जूम करके दिखाइए वो हरे रंग की पानी की पाइपलाइन। यमुना को साफ करने के लिए, यानी उसमें दिख रहे उस झाग को हटाने के लिए जो केमिकल पिछली सरकार यूज करती थी, तो उस केस में बीजेपी वाले कहते थे ये अनसेफ केमिकल है, और उसी केमिकल को करंट गवर्नमेंट यूज कर रही है, वो भी सेफ बताकर। ये तुमको 8 साल में ध्यान आ रहा है, ये अप्रूव्ड है? ये तेरे को 8 साल में ध्यान आ रहा है, ये अप्रूव्ड है? आप इतना क्यों गुस्सा कर रहे हैं? क्यों गुस्सा कर रहे हैं? एक तो हम यहाँ पे लोगों को मार रहे हो तुम, 8 साल में तुम इसको साफ नहीं कर पाए? अरे तू इसमें डुबकी लगा चल अभी। ये केमिकल एफडी इसमें ये केमिकल एफडी अप्रूव्ड। ये केमिकल तेरे सर पर डाल दूं? मैं बताना चाहती हूँ पूरी तरीके से एनवायरमेंट फ्रेंडली ग्रीन डिफॉर्मर इसमें यूज किया जा रहा है, जो पूरी तरीके से लैब टेस्टेड है, पूरी तरीके से हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे वन, ये जो पानी के जीव है, मछली इत्यादि, इन सब के लिए जो सेफ है। यमुना की सफाई के दावे वहाँ फीके पड़ जाते हैं जब पीक टीवी के एंकर यमुना तट पर सुबह सुबह लोगों को सच्चाई दिखा रही होती है। वहाँ यमुना में झाग नहीं बल्कि झाग में थोड़ी सी यमुना दिखाई देती है। It's around 7 a.m. and I'm here at the Yamuna Ghat in Delhi to show you how the Delhi government is fooling people. Right behind me you can see the Yamuna river with a thick layer of toxic froth. Just a month ago, before the Chhath Puja, before the Bihar elections, the BJP government in Delhi tried to tell us that the Yamuna has been completely cleaned up. So what the government did during Chhath Puja was not clearing these pollutants from the river, but all they did was spray a chemical on the surface of the river to show you that it's all good and there's no foam. We came here yesterday as well around noon at this very spot and we saw that there was almost no froth, but that was because the Delhi government is getting a chemical sprayed from 8 a.m. in the morning till about 5 to 6 p.m. in the evening, so that during the daytime it all looks good, but as soon as the chemical spraying stops at night, early morning, you see this layer of froth all around. Turns out till now the Yamuna has not been cleaned up at all. It has only been made to look clean. From AQI data manipulation, sprinkling water outside AQI monitoring stations, to sprinkling chemicals on the Yamuna. Is the BJP government spending more efforts in trying to hide the water and air pollution in Delhi than actually solving it? रेखा गुप्ता हो सकता है बीजेपी के लिए एक ब्लेंडर साबित हो, क्योंकि एक सीएम के पद पर बैठने के बाद ऐसे बेबुनियादी बयान आपको शोभा नहीं देते। आपके बेबुनियादी बयान जनता को यही दिखाते हैं कि आपको सोच समझ कर नहीं, एक पर्ची सिस्टम के द्वारा बैठाया गया है। और अभी हाल ही में रेखा गुप्ता का एक इंटरव्यू वायरल होता है जिसमें वो AQI को टेम्परेचर बताते हुए दिखाई देती है। और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है, आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है। और जब मैसी इंडिया आते हैं और वो अरुण जेटली स्टेडियम में रेखा गुप्ता से मिलते हैं तो सभी लोग AQI के नारे लगाते हैं। और अभी आपने हाल ही में तंदूर को बैन करने वाली न्यूज को तो सुना ही होगा। आपको क्या लगता है कि तंदूर को बैन कर देने से
पॉल्यूशन कम हो जाएगा। चलो हम थोड़ा ये भी समझ लेते हैं कि दिल्ली में पॉल्यूशन के मेजर रीजंस क्या हैं। व्हीकल से होने वाला पॉल्यूशन 35 to 40% रोल प्ले करता है। रेस्टोरेंट, तंदूर और ढाबा लेस देन 2%। तो तंदूर को बैन करना कितना असरदार साबित हो सकता है ये दिल्ली की जनता समझ चुकी है। अब हम सॉल्यूशन पर बात करते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट को ऐसे कौन से कदम हैं जो प्रोएक्टिवली उठाने चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को हर सीजन का यानी कि 12 महीने का प्लान बनाना चाहिए कि किस सीजन में कौन सा पॉल्यूशन सबसे मेजर रोल प्ले करता है। AQI डेटा का पब्लिक डैशबोर्ड होना चाहिए जहां पर वो रियल टाइम डेटा देख सकें और एक्शन ले सकें। हम हर बार दिवाली को ब्लेम नहीं दे सकते हैं और पुरानी सरकार को कोस नहीं सकते हैं। यमुना को क्लीन करने के लिए बड़े बड़े वादे करने से अच्छा है छोटे छोटे स्टेप उठाए जाएं। इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स पर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होनी चाहिए। हर 3 महीने में पब्लिक के लिए एक रिपोर्ट रिलीज करनी चाहिए। ऐसे ही एक्शन प्लान की काफी लंबी लिस्ट है जो कि दिल्ली गवर्नमेंट को अप्लाई करना चाहिए। और ये सब डिस्कस करने के बजाय संसद में वंदे मातरम को डिस्कस किया जा रहा है। दिल्ली ने बीजेपी पर भरोसा किया है ताकि वो इस कंडीशन को अच्छा बना सके। और अगर आप समझना चाहते हैं कि इंडिया में रोड की बैड कंडीशन का जिम्मेदार कौन है तो इस वीडियो पर क्लिक करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।